हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सतगुरु कोचिंग क्लासेस। अमन सर हियर। अच्छा, लास्ट वीडियो के अंदर हमने रीड के या आप इंग्लिश पेडागोजी के कोर्स का आपने बात की थी। हमने उसके अंदर ये डिस्कशन किया था कि हमने स्किल्स ऑफ लैंग्वेज के दोनों पार्ट कर लिए थे। आज हमारा स्किल्स ऑफ लैंग्वेज यहाँ पर खत्म हो जाएगा पार्ट 3 के साथ में, और साथ ही हम लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स भी करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप अपने नोट्स को साथ साथ में बनाते रहिएगा। जब तक आपका कलम चलती है तब तक हमारा दिमाग भी चलता है। साथ साथ सुनिए, साथ साथ लिखिए। चलिए शुरू करते हैं। मैं बात करूं, अगर हमने लास्ट में 2 स्किल्स की थी, लिसनिंग और स्पीकिंग, तो आज इसको वापस रिपीट नहीं करवा पाऊंगा। आपने जिसने ये करनी है प्लीज उसको प्लेलिस्ट के अंदर एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसका नेम है हमारा इंग्लिश पेडागोजी के नेम से, तो वहां पर जाके ये वीडियोस को आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको आज जो बताने वाला हूं वो है हमारा रीडिंग का। हमने 4 स्किल्स में से आज 3rd नंबर स्किल करेंगे जो कि है रीडिंग। अच्छा, रीडिंग क्या होती है? किसी चीज को पढ़ना। अगर मैं बात करूं, मेरे सामने कोई नोटबुक पड़ी है, उसको मैं पढ़ रहा हूं, मतलब मैं क्या कर रहा हूं? रीडिंग कर रहा हूं। आप रीडिंग करते हुए क्या होते हो? पैसिव होते हो। आप रीडिंग करते हुए पैसिव लिसनर होते हो, क्योंकि आप कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे, आप कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो हम क्या होते हैं? पैसिव होते हैं। दूसरी बात इसमें यह आती है कि रीडिंग जो होती है उसका मतलब यह नहीं है कि आप सिर्फ रीड कर दो। ये अकेला आप रीड कर देना से हम रीडिंग नहीं कह सकते, तो रीडिंग ये गलत होता है। रीडिंग का मतलब ये होता है टू रीड एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग। आप इसमें लिखते जाइएगा, टू रीड एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग। अगर हम किसी चीज को पढ़ रहे हैं, उसका मीनिंग समझ पा रहे हैं, फिर ही हम उसको रीडिंग कहेंगे, अदरवाइज वो रीडिंग नहीं है। फिर उसके बाद में बात आती है हमारे इंडिया की, तो इंडिया के अंदर रीडिंग को इग्नोर किया जाता है। रीडिंग को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया जाता है। अगर स्कूलों में बात करूं तो बच्चों को जब कहा जाता है कि आप रीडिंग कीजिए, तो मतलब किताब पढ़ते हैं और एकदम ऐसे बोरिंग तरीके से पढ़ देते हैं। उनका मन नहीं करता रीडिंग करने का। बट रीडिंग से हमारी आप अपनी एक लैंग्वेज की स्किल है रीडिंग, जिससे हमारी लैंग्वेज अच्छी हो सकती है। तो रीडिंग हमारी इग्नोर की जाती है। एक बात और याद रखिएगा, जब भी रीडिंग की बात करेंगे तो रीडिंग के अंदर कुछ टाइप्स आते हैं हमारे। जैसे फर्स्ट नंबर टाइप होता है हमारा, जो भी व्यक्ति रीडिंग करता है, एक तो साइलेंट रीडिंग करते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं? साइलेंट रीडिंग करते हैं। इसी तरह से लिखते जाइए, साइलेंट रीडिंग। अच्छा, साइलेंट रीडिंग का मतलब ये है कि अपने मन ही मन में पढ़ना। साइलेंट रीडिंग का मतलब क्या है? मन मन में पढ़ना, यानी कि बोलना नहीं, ज्यादा जोर जोर से नहीं बोलना, मन ही मन में पढ़ना। इसको बोलते हैं हम साइलेंट रीडिंग। उसके बाद में हमारा सेकंड आता है, वो होता है लाउड रीडिंग। लाउड रीडिंग होती है जब हम क्लासरूम के अंदर, हमारे को मैडम बोलती थी कि खड़े होइए और ये चैप्टर पढ़ना शुरू कीजिए। उसमें हम जब पढ़ते थे तो हमारी इंटेंशन होती थी कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सभी को समझ में आए। इसको हम बोलते थे लाउड रीडिंग। थर्ड जो है हमारा वो ये है इंटेंसिव रीडिंग। थर्ड नंबर है हमारा इंटेंसिव रीडिंग। यहां से जाकर गेम शुरू होता है आपकी रीडिंग स्किल का। देखो, इंटेंसिव रीडिंग जो भी होती है हमारी इंटेंसिव रीडिंग, उसका मतलब ये है आप शॉर्ट टेक्स्ट को रीड कर रहे हो। टू रीड शॉर्ट टेक्स्ट। छोटे छोटे जब कहानियां हम पढ़ते हैं, कहानियां कह लो, छोटे छोटे आर्टिकल्स कह लो, अगर आप छोटे रूप में पढ़ते हैं उसको, यानी डीपली नहीं पढ़ते हैं, तो आप क्या कर रहे हो? इंटेंसिव रीडिंग कर रहे हो। बेसिकली अगर बात करूं मैं, छोटी जो पोएम्स होती हैं हमारी, वो कोई बड़ी बड़ी नहीं होती है। उसको हम जब पढ़ते हैं तो उसको कहते हैं हम इंटेंसिव रीडिंग। तो आप इसमें पोएम्स लिख सकते हो। ये होती है हमारी इंटेंसिव रीडिंग। उसके बाद में बात करूंगा मैं हमारे यहां पर 4th नंबर, एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग जस्ट इसका ऑपोजिट है। इसके अंदर बड़े बड़े टेक्स्ट को पढ़ना, यानी कि जो टेक्स्ट हमारे बुक में होते हैं, जैसे कि कोई लेसन पढ़ रहा है तो लेसन कोई छोटा नहीं होता है, इतना बड़ा लेसन होता है। अगर उस लेसन को बच्चा पढ़ने लगता है तो वो पूरे लेसन को पढ़ता है। इससे बच्चा रीडिंग को इंजॉय नहीं करता। बट वो कैसे करता है? एक रीडिंग का काम जो भी होता है ना, इंजॉय करके रीडिंग करना, वो नहीं कर पाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो एक्सटेंसिव रीडिंग होती है वो हमारे कोई काम की नहीं होती है। तो हमारे लिए बेसिकली काम की कौन सी रीडिंग होती है? एक होती है हमारी इंटेंसिव रीडिंग। साइलेंट रीडिंग वो लोग करते हैं जिनको मन ही मन में याद करने की आदत होती है, ठीक है, साइलेंट रीडिंग करते हैं वो। इसका आप स्क्रीनशॉट लिख लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। रीडिंग यहां पर खत्म होती है। रीडिंग इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है। आप रीडिंग के अंदर ये कह सकते हो, रीडिंग एक पैसिव स्किल है ना। रीडिंग के अंदर हम कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, जो कुछ लिखा होता है वैसे का वैसे पढ़ देते हैं।
उसके बाद में हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट स्किल की, जो कि है राइटिंग। फोर्थ नंबर की स्किल जो हमारी है वो है राइटिंग की स्किल। देखो राइटिंग की जो स्किल होती है उसे सबसे डिफिकल्ट माना जाता है, इट ट्रीटेड एज डिफिकल्ट स्किल। देखो आपने जो ऑर्डर किया है किसी भी लैंग्वेज को सीखने का, बेसिकली अगर इंग्लिश सीख रहे हैं तो हमने ऑर्डर किया था LSRW। देखो LSRW के पीछे मकसद यही था कि सबसे मुश्किल जो चीज है उसे लास्ट में किया जाए, यानी कि बच्चे का फ्लो बनाया जाए लिसनिंग से, और लास्ट में आते आते बच्चे मुश्किल चीजों को सीखना शुरू करें। देखो रीडिंग मुश्किल, राइटिंग मुश्किल क्यों है? इट इंक्लूड्स ग्रामर, क्योंकि राइटिंग करते हुए हमें ग्रामर की बहुत नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बिना ग्रामर के आप कुछ भी लिखते रहिए, ये सब गलत हो जाएगा। एक तो ये, उसके बाद में लिखिए इट इज एन एक्टिव स्किल। ये क्या है? हमारी एक्टिव स्किल है। जैसा हमने ऊपर किया कि इसमें ग्रामर का यूज होता है, तो बच्चा अपनी मर्जी से क्या करता है? वर्ड्स को प्रोड्यूस करता है, यानी कि वर्ड्स को वो क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये हमारी थी राइटिंग की जो स्किल थी। राइटिंग स्किल सबसे मुश्किल मानी जाती है। रीडिंग की जो स्किल है वो हमारी, जो रीडिंग की जो स्किल है ना, ये वाली रीडिंग की स्किल, इससे हम रीडिंग तभी बोलेंगे जब हम मीनिंग से समझ रहे हैं उसको, मतलब उसका मीनिंग भी हमारे को अगर समझ आ रहा है तो। इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। लैंग्वेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं लैंग्वेज की हम कैरेक्टरिस्टिक्स। तो लैंग्वेज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको करने से पहले आपको एक बात क्लियर कर दूं, इंग्लिश हमारी सेकंड लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? हमारी सेकंड लैंग्वेज है। यहां पर इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। आप ये भी कह सकते हो इंग्लिश इज ट्रीटेड एज सेकंड लैंग्वेज। अब कईयों के दिमाग में आ रहा होगा कि हमारी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश कैसे हो सकती है? इंग्लिश हमारी सेकंड लैंग्वेज कैसे हो सकती है? बेसिकली अगर बात करूं, सपोज मैं पंजाबी परिवार से हूं, तो मेरी फर्स्ट लैंग्वेज क्या होगी? जो मैंने सीखी होगी पंजाबी होगी, है ना। बेसिकली मैंने सबसे पहले लैंग्वेज सीखी थी पंजाबी। देन अगर स्कूलों में जाते हैं तो पंजाबी नहीं तो मुझे कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए? जो मैं अभी बोल रहा हूं, हिंदी, क्योंकि हर किसी को पंजाबी नहीं आती है ना। तो हमारी हिंदी क्या है? नेशनल लैंग्वेज है। सेकेंड लैंग्वेज हो जाती है फिर हिंदी, और थर्ड हम किसको मानते हैं? इंग्लिश को। बट एक यहां पर आपको चीज समझनी है कि जो हमारी ये रीजनल लैंग्वेज होती है, इसमें कोई आपका ये नहीं कह सकते कि हमारी रीजनल लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज है। वो तो हमारा एक सिनेरियो ऐसा है जिसमें हमने ये लैंग्वेज को सीखा, और हमारी इंग्लिश क्या होती है? सेकंड लैंग्वेज होती है। इंग्लिश को आप ये भी कह सकते हो फॉरेन लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है? फॉरेन लैंग्वेज है, क्योंकि ये हमारी खुद की भाषा नहीं है ना। तो इंग्लिश को हम फॉरेन लैंग्वेज भी कहते हैं, और इंग्लिश को हम थर्ड लैंग्वेज नहीं, इंग्लिश इज ट्रीटेड एज सेकंड लैंग्वेज। तो आप यहां पर इसको काटिए, हिंदी और इंग्लिश। इंग्लिश को हम सेकंड लैंग्वेज का दर्जा देते हैं। चलिए उसके बाद में हम बात करते हैं लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स की। लिखते जाइएगा, अगर कोई लिखने में हाथ दर्द होते हैं तो कोशिश किया कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर आप लिख लेंगे बाद में। चलिए बात करेंगे लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो लैंग्वेज के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उससे हम कैसे समझना चाहिए, उसे हमें समझने के लिए आपको छोटी सी बात समझनी है कि लैंग्वेज हमें जरूरत क्यों है। इंग्लिश की जरूरत हमें इसलिए है, इंग्लिश एक मल्टी लैंग्वेज लैंग्वेज है। आप ये बोल सकते हो ये बहुत कंट्रीज के अंदर इंग्लिश का यूज होता है, ठीक है। तो इंग्लिश की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो सबसे पहले मैं लैंग्वेज के बारे में बताऊं तो लैंग्वेज की जो आप कैरेक्टरिस्टिक्स है, लैंग्वेज इज अ कॉम्प्लेक्स। लैंग्वेज क्या है? कॉम्प्लेक्स है। अगर मैं लिखूं नोट्स की तरह, आप लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट दे दीजिए, लैंग्वेज इज अ कॉम्प्लेक्स होल। देखो जो लैंग्वेज है वो बहुत मुश्किल है। अगर हम किसी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो उस लैंग्वेज की हमारे को नॉलेज होनी चाहिए पूरी। कॉम्प्लेक्स का मतलब है जटिल, या आप मुश्किल कह सकते हैं। जो इंग्लिश लैंग्वेज है बेसिकली वो मुश्किल क्यों है? क्योंकि इंग्लिश के अंदर बहुत सारी चीजें हमें सीखनी पड़ती हैं। सपोज सेंटेंस बनाने के लिए हमारे को रूल्स आने चाहिए, रूल्स में हमें ग्रामर का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, कहां पर क्या आएगा। तो इंग्लिश को या लैंग्वेज को हम कॉम्प्लेक्स मानते हैं, हालांकि आपको मैं आसानी से समझा दूंगा, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे हमारी लैंग्वेज की सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स की, वो है लैंग्वेज इज अ डायनामिक। आप ये कह सकते हैं
लैंग्वेज इज अ डायनामिक, लैंग्वेज डायनामिक है। डायनामिक का मतलब होता है चेंजिंग, मतलब लैंग्वेज बदलती रहती है। लैंग्वेज में जो चीजें हैं, सपोज बेसिकली वर्ड्स जो है वो चेंज होते रहते हैं। लैंग्वेज इज अ डायनामिक एंड नॉट स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स, स्टैटिक नहीं है लैंग्वेज। आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी लैंग्वेज अब पूरी तरह से बन गई है, डेवलप्ड हो गई है, अब इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। नहीं, अगर आप लैंग्वेज में कोई चेंज ही नहीं कर रहे हो तो वो लैंग्वेज हमारी क्या हो जाएगी, डेड लैंग्वेज हो जाएगी। और यहां पर एक क्वेश्चन निकल कर आता है हमारा कि डेड लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश को क्यों नहीं कहते, क्यों? क्योंकि इंग्लिश के अंदर चेंजेस होते रहते हैं, इसलिए हमें इंग्लिश को डेड लैंग्वेज नहीं कहते। तो किस लैंग्वेज को हम डेड लैंग्वेज कहते हैं? एग्जांपल के रूप में आप ये लिख सकते हो लैटिन। लैटिन लैंग्वेज जो है वो बेसिकली आज यूज में नहीं है, उनको जो बोलने वाले लोग थे वो नहीं रहे, या लैटिन के अंदर इतने चेंजेस ही नहीं हुए कि लोगों ने इसको यूज करना सीखा। लोग पहले लैटिन बोलते थे बट बाद में लैटिन के वर्ड्स को इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। आज भी हम भी जब कोई भी इंग्लिश का वर्ड सीखते हैं तो उसमें नीचे लिखा होता है ओरिजिन, है ना। दिस वर्ड इज टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, दिस वर्ड इज टेकन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। तो हमारी इंग्लिश क्या है, एक डायनामिक है। लैंग्वेज क्या होती है, डायनामिक होती है। डायनामिक का मतलब है चेंजेस, जो बदलती रहती है। इसको लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए आप थर्ड पॉइंट लिखिए। देखो अभी आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो उनको एक बात वापस से बता दूं कि जो हम ये टॉपिक कर रहे हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हैं, कोई भी आपका टॉपिक मिस नहीं होगा। थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी बात करें तो लैंग्वेज क्या है, इवोल्यूशनरी है। लैंग्वेज इज एन इवोल्यूशनरी इन नेचर। लैंग्वेज इज एन इवोल्यूशनरी इन नेचर। इवोल्यूशनरी का मतलब होता है डेवलपिंग, डेवलप होती रहती है। लैंग्वेज में कुछ ना कुछ चीजें डेवलप होती रहती हैं, हर दिन नए वर्ड्स ऐड होते रहते हैं, इसलिए हम लैंग्वेज को बोलते हैं कि ये इवोल्यूशनरी होती है। किसमें, नेचर में, यानी स्वभाव इसका कैसे है, बदलता रहता है, इवोल्यूशनरी है। इतना लिख लिया तो आगे चलते हैं। चलिए फोर्थ पॉइंट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर हमारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिस्टम्स। लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिस्टम्स। अब यहां पर हमारे को थोड़ा सा मीनिंग समझना है इसका कि लैंग्वेज को हम सिस्टम ऑफ सिस्टम्स क्यों कहते हैं। देखो लैंग्वेज के 4 सिस्टम्स होते हैं। बेसिकली लैंग्वेज के 4 सिस्टम्स होते हैं जिसे हम कहते हैं, अभी मैं बताऊंगा आपको लैंग्वेज के 4 सिस्टम्स के बारे में। बट लैंग्वेज को जो हम कहते हैं सिस्टम ऑफ सिस्टम क्यों कहते हैं, रीजन ये है कि लैंग्वेज के अंदर काफी सारी चीजें होती है, उसको समझने के लिए हमें 4 सिस्टम को समझना होगा। चलिए 4 सिस्टम को समझते हैं। सबसे पहला सिस्टम इसमें यह है हमारा सिमेंटिक्स। फर्स्ट कौन सा है, सिमेंटिक्स। उसके बाद में अगर बात करूं मैं तो आप ये लिख सकते हो, आप ये लिख सकते हो मॉर्फोलॉजी। आपने ये नेम सुने होंगे बट अब यहां पर इंग्लिश लैंग्वेज करने में मजा आएगा क्योंकि यहां पर पेपर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। थर्ड होती है हमारी फोनोलॉजी, एंड देन फोर्थ होती है सिंटैक्स। तो ये 4 हमारे क्या होते हैं, सिस्टम होते हैं। इसको बोलते हैं देयर आर 4 सिस्टम्स ऑफ लैंग्वेज। इसको बोलते हैं हम 4 सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। यानी कि लैंग्वेज को समझने के लिए इन 4 सिस्टम को समझना होगा। इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं सारा इरेज करके एक एक चीज को समझाऊंगा आपको, बिल्कुल अच्छे से करेंगे, बिल्कुल चिंता मत करिएगा। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लिख लीजिए, चारों सिस्टम्स को समझेंगे, बहुत जरूरी है, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं जी। चलिए वापिस से लिखेंगे इसको।
चिंता मत करिएगा, एक एक सिस्टम को अच्छे से समझेंगे, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स को पूरा करेंगे आज की वीडियो में। चलिए, फोर्थ नंबर हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिस्टम्स। याद आया, लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिस्टम। कई बार एग्जाम्स के अंदर हमारा क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि क्या स्टेटमेंट ये सही है या गलत है, तो आपको ये स्टेटमेंट लिखी हुई आ सकती है, क्या लैंग्वेज एक सिस्टम है? सिस्टम्स का बिल्कुल है। हमें यहां पर 4 सिस्टम्स के बारे में पता होना चाहिए। 4 सिस्टम्स कौन से होते हैं? पहला हमारा हो गया यहां पर मॉर्फोलॉजी, ले लेता हूं मैं। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है वर्ड्स कैसे फॉर्म होते हैं, वर्ड्स कैसे बनते हैं। तो यहां पर आप क्या करते हो, द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स को कैसे फॉर्म किया जा रहा है, बनाया कैसे जा रहा है, द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी। अगर मैं आपके नोट्स नहीं बनाऊंगा तो कुछ बच्चे मैसेज करते हैं कि सर जी नोट्स बनवाया करो, तो मैं साथ साथ में नोट्स बनवा रहा हूं अभी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी का मतलब ये है हम वर्ड्स को कैसे फॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं घर का एग्जांपल लूं, मैं लिखूं यहां पे हाउस, तो हाउस वर्ड कैसे फॉर्म हुआ इसके पीछे स्टडी करना, इसको बोलते हैं हम मॉर्फोलॉजी। अगर आपने इतना लिख लिया है तो मैं सेकंड सिस्टम समझाना चाहता हूं। चलिए शुरू करते हैं सेकंड सिस्टम को, हालांकि इरेज नहीं करूंगा अभी। सेकंड देखिए हमारा फोनोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के बाद में कौन सा सिस्टम आ जाता है हमारा? फोनोलॉजी। अब देखो, याद कीजिए, फोनोलॉजी से हमारे को फोन याद आ रहा है। फोन में हमें क्या सुनाई देती है? आवाज देती है। तो स्टडी ऑफ साउंड सिस्टम्स इज कॉल्ड एज स्टडी ऑफ साउंड सिस्टम इज कॉल्ड एज फोनोलॉजी। हम साउंड का जो अध्ययन करते हैं, साउंड की जो स्टडी करते हैं, उसे हम बोलते हैं फोनोलॉजी। इतना लिख लीजिए, फिर आगे चलेंगे, इरेज करूंगा जी। जल्दी से लिखिए, जो लिखने के शौकीन नहीं है वो स्क्रीनशॉट लिख लीजिए जल्दी से। चलिए, बात करेंगे अब हम थर्ड नंबर सिस्टम की। तो थर्ड नंबर हमारा सिस्टम क्या है, आप इसको याद कैसे कर सकते हो? मॉर्फोलॉजी, फोनोलॉजी, सिमेंटिक्स, सिंटैक्स। तो थर्ड नंबर हमारा क्या है? सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स का मतलब है जब हम किसी वर्ड को फॉर्म कर लेते हैं, फॉर्म करने के बाद उसकी साउंड का अध्ययन कर लेते हैं, साउंड के बारे में समझ लेते हैं कैसे उसको बोला जाए, तो थर्ड नंबर पे बात आती है उसका मीनिंग क्या है। तो यहां पे मीनिंग आता है स्टडी ऑफ मीनिंग्स ऑफ वर्ड। वर्ड के जो मीनिंग्स है उसकी अगर कोई स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं सिमेंटिक। स्टडी ऑफ मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड एज सिमेंटिक्स। इसको हम क्या बोलते हैं? सिमेंटिक्स बोलते हैं। अगर आपने लिख लिया है तो फोर्थ देखिए, आपको दूंगा 2 सेकंड, आप एक बार रुक जाइए, अभी मत लिखिए। फोर्थ देखिए, सिंटैक्स। लास्ट सिस्टम है ये हमारा सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब ये होता है कि कोई वर्ड है वो सेंटेंस में कैसे फॉर्म होगा। आपने सेंटेंस देखा होगा, तो हमारा अगर एग्जांपल मैं आपको ले लूं, कोई भी टेंस ले लीजिए, तो हम वहां पे रूल देखते हैं कि सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आएगी, फिर एस आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये हम क्या कर रहे हैं? स्टडी ऑफ फॉर्मेशन। स्टडी ऑफ फॉर्मेशन किस चीज की? वर्ड्स की। यानी कौन सा वर्ड किधर आएगा, इसकी स्टडी को हम बोलते हैं सिंटैक्स। एक बार आप इतना लिख लीजिए, मैं फोर्थ वाला फिर से लिखवाता हूं, स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। आप ऐसे लिख सकते हो, किसी सेंटेंस के अंदर वर्ड को फ्रेम करना या उसको कैसे वहां पर प्लेस करना, उसे हम बोलते हैं सिंटैक्स। स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड एज सिंटैक्स। लिख लीजिए, फिर आगे चलेंगे, इरेज करेंगे इसको।
आप इसमें फॉर्मेशन की जगह पर अरेंजमेंट भी लिख सकते हो, क्योंकि हम कर क्या रहे हैं, सेंटेंस में किसी वर्ड को कैसे फॉर्म किया जाए, कैसे रखा जाए, पोजीशन क्या है, तो वहां पर आप फॉर्मेशन की जगह पर अरेंजमेंट भी लिख सकते हो। आप यह लिख सकते हो, स्टडी ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड एज सिंटैक्स। चलिए एक बार एग्जांपल देखिए, जब हम बात करते हैं आई प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, मैंने यहां पर क्या किया, इस एक सेंटेंस को लिया, इस सेंटेंस के अंदर प्ले मैंने रखा आई के बाद में, क्यों, सब्जेक्ट के बाद में हम वर्ब का यूज करते हैं, इसकी जो स्टडी करता है उसे हम बोलते हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड एज सिंटैक्स। चलिए वापस से चारों सिस्टम को देख लेते हैं। पहला सिस्टम हमारा क्या था, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के अंदर हम क्या करते थे, स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स कैसे फॉर्म होते हैं, वर्ड्स कैसे बनते हैं बेसिकली। ठीक है, यहां से काट दीजिए, कोई बात नहीं, आपको अगर डाउट होता है तो ये काट दीजिए, अरेंजमेंट एकदम सही रहेगा। तो हमने सबसे पहला सिस्टम किया था मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के अंदर हमने किया वर्ड्स कैसे फॉर्म होते हैं, बनते कैसे हैं। सेकंड नंबर हमने किया फोनोलॉजी। फोनोलॉजी से हमें फोन की बात याद आती है और फोन के अंदर हमें आवाज सुनाई देती है, तो स्टडी ऑफ साउंड सिस्टम के बारे में जब बात करेंगे उसको बोलते हैं फोनोलॉजी। थर्ड नंबर हमने किया था सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स के अंदर हमने किया कि वर्ड्स के मीनिंग क्या है, वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, उसको हमने किया सिमेंटिक्स में। और फोर्थ नंबर में हमने किया कि उस वर्ड को सेंटेंस के अंदर अरेंज कैसे करना है, इसको हम बोलते हैं सिंटैक्स। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलेंगे। चलिए, ये हमने अभी तक 4 कैरेक्टरिस्टिक्स किए। फिफ्थ नंबर देखिए, लैंग्वेज इज अ सोशल फिनोमिनन। अगर आपको मैं बोलूं लैंग्वेज क्या है, सोशल फिनोमिनन है, मतलब क्या है उसका वो देखते हैं। लैंग्वेज इज अ सोशल फिनोमिनन, मतलब ये है कि लैंग्वेज हम क्यों सीखते हैं। क्या खुद से बात करने के लिए हम लैंग्वेज सीखते हैं? बिल्कुल नहीं सीखते। लैंग्वेज सीखते हैं समाज में रहने वाले लोगों से बात करने के लिए। तो लैंग्वेज क्या है, एक सोशल फिनोमिनन है, यानी सोसाइटी से डिपेंड करता है, हम किस तरह की सोसाइटी में रहते हैं उसका असर हमारी लैंग्वेज के ऊपर भी पड़ता है। ये आपको याद होगा, अगर मैंने आपको बोला कि अगर मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं और मेरे पास में सारे हिंदी वाले जो भी सोसाइटी है और बागड़ी है, हिंदी है, पंजाबी है, तो मुझे उस तरह का कल्चर नहीं मिल पाएगा जिससे मैं इंग्लिश को बोल पाऊं। तो इसलिए ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 5 बन जाती है, लैंग्वेज इज अ सोशल फिनोमिनन। इसके नोट्स लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं, लैंग्वेज इज ओनली टू मेक वर्ड्स फॉर टू टॉक इन सोसाइटी। लैंग्वेज है वर्ड्स को बनाना। वर्ड्स क्यों बनाना? क्योंकि हम सोसाइटी में बात करना चाहते हैं। अगर इतना लिख लिया है तो फिर आगे चलेंगे। चलिए, लैंग्वेज इज अ सिंबॉलिक। लैंग्वेज क्या है? सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक का मतलब क्या होता है? बेसिकली अगर सिंबॉलिक की बात करूं तो सिंबल से क्या मतलब होता है? गेस्चर्स, इशारे, राइट, एकदम सही हो। तो सिंबॉलिक का मतलब है जब हम लैंग्वेज को सीखते हैं तो उसमें कुछ गेस्चर्स भी होते हैं। आप याद कीजिए, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसमें बोलने, आप वो डेफ है या डम है उसकी बात करेंगे, गूंगा बहरा है और उसको बोला नहीं जाता, तो वो क्या करता है? सिंबल सीखता है। लैंग्वेज के सिंबल्स भी होते हैं, वो कुछ सिंबल सीखता है जैसे वो समझा सके कि सामने वाले व्यक्ति को मैं बात क्या करना चाहता हूं। ठीक है, तो लैंग्वेज क्या है? एक सिंबॉलिक नेचर, इसका सिंबॉलिक भी है। सिंबल से भी हम लैंग्वेज को सीखते हैं। चलिए इतना लिखिए, फिर आगे चलेंगे। तो सिंबल के रूप में आप दोनों चीजें रख सकते हो। पहली तो आपने रख ही ली है कि हम किसी को सिंबल से समझा सकते हैं। दूसरी आप ये रख सकते हो, हमारी जो अल्फाबेट्स हैं,
बहुत अच्छा एग्जांपल दिमाग में आया कि अल्फ़ाबेट्स जो हैं हमारी A to Z, तो उसमें क्या है, ये सभी सिंबल्स ही तो हैं। अगर मैं किसी बात को कहना चाहता हूँ, इससे मैं सेंटेंस को या वर्ड को फ्रेम करूंगा, जिससे मैं क्या दे रहा हूँ, सिंबल्स के रूप में सेंटेंस को समझा रहा हूँ। तो इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं। डिपेंड आप पर करता है आप किस तरह से याद करते हैं। लास्ट देख लीजिए, लैंग्वेज एक सिस्टमैटिक है। लैंग्वेज क्या है, सिस्टमैटिक इन नेचर। देखो हमने इसके सिस्टम्स किए थे, याद कीजिए हमने सिस्टम किए थे। अगर लैंग्वेज के 4 सिस्टम में लैंग्वेज समझ आती है तो लैंग्वेज तो अपने आप में क्या हो गई, सिस्टमैटिक हो गई। आप ये याद कर सकते हैं, आपको मैंने वो चार्ट कराया था मोर्फोलॉजी फोनोलॉजी। पहले हम क्या करते हैं, वर्ड को फ्रेम करते हैं यानी फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। उसके बाद में वर्ड की हम साउंड देखते हैं, कैसे उसको प्रोनाउंस करेंगे। थर्ड नंबर में उसका मीनिंग देखते हैं। फोर्थ नंबर में उसको प्लेस कहाँ पे करना है, अरेंज कहाँ पर करना है, उसको करते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, हम एक सिस्टम के रूप में हम काम कर रहे हैं। तो इसीलिए कहा जाता है लैंग्वेज क्या है, सिस्टमैटिक इन नेचर। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अपने करेंगे कल की वीडियो के अंदर मेथड्स को शुरुआत करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब या शेयर कीजिए। सब्सक्राइब तो आपने कर दिया होगा, और अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आप ही के लिए ये सब कर रहे हैं, तो प्लीज आपका एक सब्सक्राइब हमारे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को अगर आपको पसंद आई है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। कीप लर्निंग इंग्लिश विद अमन सर। थैंक यू सो मच।